दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। पति पत्नी का अनोखा संगम। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। मैं दुल्हन बनी बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ और शर्माते हुए मेरे पास आकर बैठ गया। मैं हैरान थी। वो बिल्कुल ऐसे शर्मा रहा था जैसे पहली मुलाकात पर लड़कियां शर्माती हैं। उसके हाथ इतनी तेजी से कँपा रहे थे कि वह मुंह दिखाई की अंगूठी भी मुझे ना पहना सका। मुझे उसकी हरकत पर एकदम हंसी आ गई। मैं कहने लगी, अगर आप इसी तरह शर्माते रहे तो फिर तो हो गई हमारी सुहागरात। मेरी बेबाक बातें सुनकर उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। कहने लगा, चलो अपने कपड़े बदल कर आओ, अभी तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर उसने मुझे वॉशरूम में भेज दिया और फिर हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब विवेक का रिश्ता मेरे लिए आया था तो उसका चेहरा और उसका कद काठी देखते ही मैं उस पर फिदा हो गई थी। वह तस्वीर में इतना आकर्षक लग रहा था कि मैं नज़र नहीं हटा सकी। फिर मेरे माँ पापा ने विवेक के घर वालों के साथ साथ विवेक को भी घर बुलवा लिया और हमें अकेले में मिलने का मौका दिया गया। मैं विवेक को लेकर छत पर चली गई जहाँ कुर्सियाँ पहले से ही रखी हुई थी। हम दोनों आमने सामने बैठे। मुझे लगा था कि सामान्य लड़कों की तरह वह तुरंत मुझसे बातचीत शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं था। विवेक के व्यवहार में बड़ी झिझक थी। वह लड़कों की तरह नहीं बल्कि लड़कियों की तरह बर्ताव कर रहा था। नजरें झुकाए बैठा था, उंगलियां आपस में फंसाई हुई थी। एक पैर लगातार धीरे धीरे हिला रहा था। उसका यह अंदाज मुझे काफ़ी अलग लगा और सच कहूँ तो आकर्षक भी लगा। मैंने कभी किसी लड़के की नज़रों को इस तरह झुके हुए नहीं देखा था, वह भी उस वक्त जब वह खास मेरे लिए मिलने ही आया था। सिल्वर गिरे रंग के सूट में वह दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का लग रहा था। मैंने कभी किसी को इतना कोमल और नेक स्वभाव का नहीं देखा था। मैंने खुद ही हिम्मत करके उससे सवाल जवाब शुरू किया और वह बस धीमी आवाज़ में मेरे हर सवाल का जवाब देता चला गया। उसने MBA किया था। वह एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। घर में ज़्यादा लोग नहीं थे। एक छोटा भाई था जो पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। 2 बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। माँ का देहांत तो पहले ही हो चुका था। सिर्फ पिता थे और वह भी अपनी दोनों शादीशुदा बहनों के साथ ही मुझे देखने आए हुए थे। उसने बताया कि ना तो उसके ज़्यादा दोस्त यार है, ना ही वह किसी से मिलना जुलना पसंद करता है। वह बस चुपचाप और अकेला ही रहता है क्योंकि उसे ऐसे ही रहना पसंद है। और मैं चुपचाप उसकी हर बात सुनती चली गई क्योंकि मैं उससे बिल्कुल अलग थी। उछल कूद करना, शरारत करना, नाचना गाना, हर चीज़ करना मेरी फितरत थी। इसीलिए जब मैंने उसकी सादगी को जाना तो हंसते हुए उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि वह कहने लगा कि अच्छा है ना रिया, तो मुझे अपने रंग में रंग लेना। यह कहते हुए उसने बस एक नज़र मुझ पर डाली थी और उसकी एक नज़र ने मेरी दिल लूट लिया था। उसकी आंखों में ऐसे भाव थे कि मेरे तन बदन में झुरझुरी सी आ गई थी। मैंने बिना कुछ कहे शर्माते हुए सीधे नीचे की राह पकड़ ली। कुछ ही देर बाद वह भी मेरे पीछे चला आया और फिर उसकी बहनों के साथ कुछ देर बातचीत हुई और फिर वह लोग चले गए। उनके जाने के बाद पापा ने मुझसे खास तौर पर पूछा कि तुम्हें विवेक पसंद आया है या नहीं।
और मैंने झट से हाँ में सर हिला दिया। मेरी मुस्कुराहट ने माँ पापा के सारे संदेह दूर कर दिए और फिर अगले ही दिन विवेक की बहन का फोन आ गया। विवेक ने भी मुझे पसंद कर लिया था और यूं हमारी अरेंज मैरिज का सिलसिला तय हो गया। सच कहूँ तो यह अरेंज मैरिज कम और लव मैरिज ज़्यादा लग रही थी। 6 महीने के बाद हम दोनों की शादी थी और इन 6 महीनों से मेरी और विवेक की मोबाइल फ़ोन पर हमेशा बात होती रहती थी और हम दोनों के बीच इतनी समझ हो गई थी कि हम बिना कहे भी एक दूसरे की बात समझ लेते थे। फिर शादी का दिन आया। मैं दुल्हन बनी विवेक के साथ उसकी रोज तक पहुँच गई। यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया था और वह भी इस तरह की मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माँ पापा ने मेरे लिए बेहतरीन चुनाव किया था। मैं मंच पर बैठी विवेक का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में वह भी मेरे पास चला आया। उसके अंदर की शर्म एक प्राकृतिक क्रिया थी। वह अभी भी पहली मुलाकात की तरह ही मुझसे शर्मा रहा था और मैं हैरान ही रह रही थी कि अब तो हमारे बीच बहुत रिश्ता है। अब तो वह मेरा पति बन चुका है। शर्माने का काम तो मेरे हिस्से में आना था, लेकिन उसके अंदाज में कभी थी। उसने उपहार में मुझे अंगूठी दी तो मैंने अंगूठी हाथ में लेने के बजाय अपना हाथ आगे कर दिया, लेकिन वो मुझे अंगूठी भी ना पहना सका क्योंकि उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। फिर घबराहट में बोला, माफ़ करना रिया, अचानक ही मुझे हंसी आ गई। मैंने खुद विवेक का हाथ जोर से पकड़कर दबा दिया। मैंने कहा कि अगर आप इस तरह शर्माते रहेंगे तो फिर तो हो गई हमारी सुहागरात। मेरे इस बेबाक अंदाज पर उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। एक पल में ही उसकी आंखों में नाराजगी उभरी थी, जैसे उसे मेरी बात अच्छी ना लगी हो। और उसी पल मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे अचानक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल 6 महीनों में मैं विवेक से इतनी बातें कर चुकी थी कि मुझे लगा था कि इस तरह की बात उससे आसानी से कर सकती हूँ, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने मुझे चौंका दिया था। मैंने जल्दी से माफ़ी मांगकर उसका हाथ छोड़ दिया तो वह जल्दी उठकर खड़ा हो गया और कपड़े बदलने के लिए चला गया। कुछ देर बाद जब वह कमरे में लौटा तो अपने नाइट ड्रेस में था। मैं बस उसकी मर्दाना सुंदरता को देख रही थी। वह बड़े आरामदायक अंदाज में बिस्तर पर आकर बैठा और बोला, रिया, तुम भी कपड़े बदल लो। मैंने एक नज़र उस पर डाली और कुछ भी ना कहा। मुझे लगा था कि वह खुद से मेरे गहने उतारेगा, मेरे घूंघट को निकालने में मेरी मदद करेगा, मेरी चूड़ियाँ उतरवाएगा, मेरी बेहद तारीफें करेगा और फिर हमारे बीच नज़दीकियाँ होगी, क्योंकि मैंने इसी तरह सुना था। लेकिन विवेक का अंदाज काफ़ी अलग था। मैंने चुपचाप उठकर बड़ी मुश्किल से खुद ही अपने भारी दुपट्टे को सर से अलग किया, अपना गहने उतारे, चूड़ियाँ उतारकर साड़ी टेबल पर रखी, फिर भारी लहंगा उठाकर वॉशरूम में पहुंच गई। थोड़ी देर बाद स्नान करके जब मैं कमरे में आई तो मेरी नज़र सोते हुए विवेक पर पड़ी और मेरे सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर गया। सर के नीचे हाथ रखकर वह ऐसे सो रहा था जैसे मेरी मौजूदगी उसके लिए बिल्कुल बेमायने है। मैं धीमे धीमे कदम उठाती बिस्तर पर आई और अपने तकिए पर लेट गई। मेरा चेहरा विवेक के बेहद करीब था। मैं ध्यान से उसके चेहरे को देख रही थी। फिर एक पल में ही दिल बेईमान हुआ तो मैंने अपनी उंगली उसके चेहरे पर फेरनी शुरू कर दी। यह क्रिया मैंने अचानक से की थी, लेकिन उसने नींद में ही मेरा हाथ झटक दिया और करवट बदल ली। उसके इस व्यवहार ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी, लेकिन मैं खुद भी सारे दिन की थकी हुई थी, इसलिए कुछ ही देर बाद नींद की गोद में चली गई। फिर अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो
वह कमरे में नहीं था। मैं उठकर तरोताजा हुई, वापस कमरे के आईने के सामने आकर खड़ी हुई, अपने बाल संवारने लगी। तभी दरवाज़ा खोलकर वह कमरे में आया। मुझे तैयार होता देखकर मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहते हुए मेरे करीब आ गया। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि वह रात वाली नींद की वजह से मुझे माफ़ी मांगेगा। उसे एहसास होगा कि उसकी वजह से मेरा दिल दुखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने एक नज़र सर से पाँव तक मुझ पर डाली और बस सरसरी तारीफ करता लैपटॉप खोलकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए मेरा वजूद, यह शादी, यह सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो, कुछ भी नया, अलग या खुशी भरा ना हो। मैंने नाराज नज़र से विवेक को देखा, लेकिन उसे फिर भी महसूस नहीं हुआ। ऐसे ही एक दिन गुजर गया। रात के वक्त फिर जब हम दोनों कमरे में थे तो मैंने विवेक से खुद ही शिकायत कर दी और कहा कि कल रात आप इतनी गहरी नींद में सो गए थे कि आपको यह भी एहसास नहीं हुआ कि मैं भी कमरे में हूँ। मेरी बात सुनकर विवेक ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोला, रात सोने के लिए होती है ना, और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। विवेक की बात पर मैंने हैरत से उसे देखा और फिर अपनी बाहों का हार बनाकर उसकी गर्दन में इर्द गिर्द डाल दिया। रात सोने के लिए तो नहीं होती विवेक, और खासकर शादी की रात में तो प्रिया मिलन के लिए तड़प रही थी और आप इतनी गहरी नींद में सो गए। मैंने खुद ही सारी शर्म को ताक में रखकर अपने दिल की बात कह दी। विवेक के चेहरे का रंग बदल गया, एकदम उसका खूबसूरत चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तेजी से मेरी बाहों को अपनी गर्दन से हटाया और फिर बिना मुझे देखे बोला, रिया, लड़कियां इस तरह की बातें करते हुए अच्छी नहीं लगती। मैं तुमसे इस कदर बेबाकी की उम्मीद नहीं करता। और वह उठकर कमरे से बाहर निकल गया। रात के 12 बज रहे थे। विवेक का यूं कमरे से नाराज होकर चले जाना मुझे रोने पर मजबूर कर गया। मैं अकेली बैठकर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि क्या मैंने गलती कर दी, क्या मुझे सब्र करना चाहिए था, या फिर विवेक का व्यवहार ठीक नहीं है। लगभग रात के 2 बजे वह कमरे में आया और मुझे रोता हुआ देखकर मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, मैं इतनी जल्दी वैवाहिक संबंध काम नहीं करना चाहता। समझने की कोशिश करो, तुम मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल नए हैं। पहले हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, उसके बाद हमें शादी को आगे बढ़ाना है। मैंने हैरत से कहा, विवेक, हम 6 महीने से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं और कितना जानना चाहते हो, और फिर विवाह का तो मतलब ही वैवाहिक जीवन की शुरुआत है। अगर तुम खुश नहीं थे या फिर कोई समस्या थी तो विवाह ना करते। मेरे रोने में तेजी आ गई तो वह और परेशान हो गया। बोला, रिया, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे बहुत पसंद हो, अच्छी लगती हो, तो मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन वह मुझे यूँ बेबाक लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। तुम भी थोड़ा संभल कर बात किया करो। चलो शाहबाज सोने के लिए लेट जाओ। और फिर मेरे पति ने मुझे तकिए पर लेटा दिया, खुद मेरे बालों में हाथ फेरने लगा। कुछ ही देर बाद मैं नींद की वादियाँ में उतर गई और अगली सुबह मेरी आँख खुली। मुझे एहसास हुआ था कि फिर मेरे पति ने मेरा हक अदा नहीं किया, बल्कि बहाने से मुझे सुला दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। यही सिलसिला 1 हफ्ते तक चला। 1 हफ्ते बाद मेरी शादीशुदा ननद घर आई तो मैंने ना चाहते हुए भी उससे विवेक के व्यवहार की शिकायत कर दी, क्योंकि वह दोनों ही विवेक से बड़ी थी। मेरी बड़ी ननद मेरी बात सुनकर चुप हो गई, फिर बोली कि आप खुद ही प्यार से बात करके देखें। भाभी, हम तो बहनें हैं, ऐसी बात कैसे पूछ सकते हैं कि यह आपसे दूर क्यों है।
बड़ी मेहनत की। बात सुनकर मैं भी चुप हो गई। बात तो वाकई ठीक थी। कोई बहन अपने भाई से इस तरह का सवाल कैसे कर सकती थी। यह काम मुझे ही करना था। वह दोनों मुझे सांत्वना देती हुई चली गई। उनके व्यवहार से मुझे थोड़ी राहत मिली और फिर उस रात मैंने दोबारा अपने पति से बात की, लेकिन उनकी तरफ से फिर वही जवाब कि वह अभी मानसिक तौर पर तैयार नहीं है। 15 दिन बाद मैं इस कदर परेशान हुई कि दिल चाहा अपने घर वालों को सारी बात बता दूं। मैं अपने घर गई। मेरी माँ मुझसे पूछने लगी कि विवेक तो ठीक है ना, उसका व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना। माँ के इन सवालों पर मेरी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को माँ से छुपा लिया। मैं अपने और अपने पति के मामलों को पर्दा रखना चाहती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया था। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर घर वापस लौट आई। लेकिन मेरा अपना दिल बेचैन और संदिग्ध हो गया था। कोई बात तो थी जिससे मैं अनजान थी। मेरे घर में और विवेक के अलावा मेरे ससुर थे। वह भी नौकरी करते थे। वह वापस आते तो अपने कमरे में बंद रहते, इसलिए सारा दिन मैं अकेले ही घर में रहती थी। घर काफ़ी बड़ा था। एक नौकरानी काम के लिए आती थी, लेकिन जब वह आकर अपना काम निपटा कर चली जाती तो फिर मुझे अकेलेपन का एहसास सताने लगता। एक दिन ऐसे ही मैं अकेली बैठी थी, दिल घबराने लगा। मैंने सोचा कि कुछ काम ही कर लेती हूँ, इसीलिए अलमारी खोलकर विवेक का शादी से पहले वाला सामान व्यवस्थित करने लगी, और इसी दौरान मेरे हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हकीकत इतनी भयानक होगी। मेरा सीधा साधा शर्मिला लगने वाला पति अपने अंदर एक बहुत बड़ी हकीकत छुपाए बैठा था। वह अस्पताल की फाइल थी जिसमें मेरे पति के कुछ परीक्षणों की रिपोर्ट लगी हुई थी। मैं उस फाइल को लेकर चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई, फिर एक एक करके कागज पलटने लगी और मुझ पर वह हकीकत खुली कि मेरे पैरों से जमीन निकल गई। अब से कुछ साल पहले मेरे पति का एक दुर्घटना हुई थी, और उस दुर्घटना में जहां उनके पैर की हड्डी को नुकसान पहुंचा था, वही साथ ही साथ उनके एक हाथ में भी किंचर आया था, और आंतरिक तौर पर कुछ ऐसी चोटें आई थी जिसकी वजह से वह अपने पुरुष क्षमता खो बैठे थे। रिपोर्टों में बहुत सी ऐसी रिपोर्ट भी थी जो इलाज करवाने के लिए करवाई गई थी। उन्हें देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे पति ने एक लंबा समय अपना इलाज करवाने की कोशिश की है, लेकिन शायद फिर भी वह अपना इलाज सही तरह से ना करवा सके। मेरे पति का झिझकना, शर्माना, मुझसे दूर रहना, मेरी निकटता की इच्छा पर मुझे भैया का नाम देना, और मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था। कितनी देर तक मैं अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाती रही। मैं जिसे लगता था कि मैं इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत हूँ, जिसने बिना मांगे इतना सब कुछ हासिल कर लिया था। और मुझे समझ आ गया था कि मैंने सब कुछ हासिल करके भी कुछ नहीं पाया, क्योंकि मेरा पति मुझे कोई भी खुशी देने के काबिल नहीं था। और अब तो मेरी शादी को लगभग 8 महीने होने वाले थे। वह 8 महीने मैंने कैसे गुजारे थे, यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मुझे सारी उम्र ऐसे गुजारनी होगी। रोते रोते कितना समय गुजरा मुझे कुछ भी पता ना चला। एहसास तो उस वक्त हुआ जब कमरे का दरवाज़ा खुला और विवेक बैग उठाए कमरे में आया। वो ऑफिस से थोड़ा जल्दी लौट आए थे। मुझे यूं बिस्तर पर बैठा देखकर मेरे करीब आ गए, और फिर उनकी नज़र मेरे हाथ में पकड़ी फाइल पर गई। वह तो एकदम गुस्से से पागल होने लगे। वह फाइल उठाकर अलमारी में रख दी, अलमारी को लॉक किया और चिल्लाते हुए बोले कि
तुमने मेरी अलमारी क्यों खोली? तुम्हें किसने अधिकार दिया? तुम मेरे पीछे मेरी जासूसी करती हो। वह बेहद गुस्से में थे, जबकि उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा मुझे आ रहा था। मेरी सहन शक्ति की हद खत्म हो चुकी थी। मैंने उठकर उनका कलर पकड़ लिया। मैंने कहा कि अब आपकी ऊंची आवाज़ करने से आपकी कमजोरियाँ छुप नहीं सकती। अब तक तो मैं जान ही नहीं पाई थी कि आप मुझसे कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। आप नपुंसक हैं और इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। झूठ बोलकर शादी की, मुझे मेरे घर वालों को धोखा दिया और अब अपनी आवाज़ ऊंची करके मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हो। जो मेरे मुंह में आया मैं कहती चली गई, लेकिन उस पल मेरी जान निकल गई जब वह फर्श पर ढेर हो गए। उन्हें अपना कुछ होश ना रहा। विवेक की इस हालत से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने उनके मुंह पर पानी के छींटे मारी, उन्हें आवाज़ें दी। तब वह उठकर बैठ गए और मेरी शक्ल देखने लगे। फिर जैसे कुछ होश आया तो बुरी तरह से रोने लगे। मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे, रिया, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मैंने जानबूझकर तुमसे यह बात छुपाई थी क्योंकि तुम पहली मुलाकात में मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जब तुम्हारे घर वालों ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ छत पर चला जाऊं और कुछ बातचीत कर लूं तो मैंने उसी वक्त सोचा था कि तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इससे पहले भी मैंने हमेशा कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया था। आज जहाँ भी रिश्ता देखने गया वहाँ मैंने सच्चाई बता दी थी। लेकिन जब तुम्हारे साथ छत पर जाकर बैठा तो तुम्हारे खूबसूरत बेवा अंदाज ने मेरा दिल मोह लिया था। तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे उड़ते हुए बाल, मुझे लगा कि अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो गई तो मेरी हर कमी को पूरा कर दोगी। मैंने स्वार्थ की हद करके तुमसे शादी कर ली तो मैं यह ना बता सका कि मैं किस कदर बड़ी कमी का शिकार हूँ। क्या करूँ? मेरा दिल प्यार के हाथों मजबूर था। कृपया तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे मेरी कमी के साथ अपना लो। यह कहते हुए वह इस तरह रोए कि मेरा दिल पिघल गया। प्यार तो मैं भी विवेक से बेइंतहा करती थी, इसलिए उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उनके साथ कितने ही घंटों आंसू बहाती रही। फिर उनसे वादा कर लिया कि मैं जिंदगी के किसी भी मोड़ पर उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अपनी बहनों की शादी और माँ के देहांत के बाद से वह बहुत ज़्यादा अकेले हो गए थे। उनकी कमी ने उन्हें और खोखला कर दिया था। ना वह लोगों से मिलते जुलते थे, ना बातचीत करते थे। उनकी जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति आया था तो वह मैं थी। अगर मैं भी उनका साथ छोड़ देती तो शायद वह जिंदगी से निराश हो जाते। इसलिए मैंने उनका हाथ मजबूती से हमेशा के लिए थाम लिया था। लेकिन 1 साल पूरा गुजरा तो हर कोई मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगा। कोई संतान के बारे में पूछता, कोई डॉक्टरों के पते देता। मैं इन सब चीज़ों से तंग आने लगी थी। फिर 1.5 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि वाकई मैं और विवेक इस तरह अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। संतान का होना ज़रूरी है। 2 साल पूरे हुए तो विवेक की बहनें भी मुझसे सवाल करने लगी कि भाभी, खुशखबरी कब सुनाएंगी? और उस वक्त मैंने बहुत सावधानी से कि दोनों बहनों को सारी सच्चाई बता दी। कितनी देर तक वह अविश्वास से मुझे देखती रही, फिर आंसू बहाते हुए मेरे गले लग गई और मेरा धन्यवाद किया कि मैंने उनके भाई को अकेला नहीं छोड़ा था। और फिर मेरी नन्ना ने मुझे एक ऐसा उपाय बताया जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। वो बोली कि आप रोजाना भाई को 2 लोग खिलाया करें और वह भी खाली पेट, और साथ में 2-4 खजूर भी खिलाया करे। यह उपाय मैंने अपनी सास के मुंह से एक बार सुना था। अब वह किसी को बता रही थी कि यह बहुत कारगर उपाय है। आप भी इस्तेमाल करके देखें। क्या पता आपकी ज़िंदगी में भी रंग भर जाए। अपनी ननद की सलाह पर
मैंने धन्यवाद कहा और फिर अगले ही दिन से मैंने वह उपाय इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2 महीने नियम से मैंने अपने पति को खाली मुंह लौंग खिलाई और खजूर भी दिए और फिर तीसरे महीने से जाकर मेरी तबीयत अचानक से भारी हो गई। हर वक्त जी मिचलाता, चक्कर आते, तबीयत भारी भारी रहती। ससुर ने मेरी हालत देखी तो ज़बरदस्ती अपनी बड़ी बेटी को बुलाकर मुझे अस्पताल भिजवा दिया। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर ने कुछ परीक्षण लिख दिया और मैं अल्ट्रासाउंड के लिए प्रयोगशाला पहुंच गई। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और फिर अपनी ननद के साथ वापस डॉक्टर के पास पहुंची क्योंकि रिपोर्ट सीधे डॉक्टर के कमरे में ही आनी थी। काफ़ी देर बाद हमारा नंबर आया। हम डॉक्टर के सामने जाकर बैठे तो रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर हैरत से उछल पड़ी और फिर ऐसी बात बताई कि मैं और मेरी ननद एक दूसरे को देखते चले गए। डॉक्टर बोली कि आपका गर्भधारण होना संभव नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और इनका काफ़ी लंबा इलाज होना ज़रूरी है। इसलिए आपको मैं कोई दवाइयाँ लिखकर दे रही हूँ। आपको नियमित रूप से अपना इलाज करवाना होगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो क्या सोच कर गई थी और डॉक्टर ने क्या बता दिया। फिर उसने एक लंबा चौड़ा पर्चा लिखकर मुझे पकड़ा दिया। मेरी ननद मुझे लेकर वापस घर आ गई। मेरे ससुर को संतोष हो गया कि मुझे दवा मिल गई थी और मैं अपने कमरे में आकर चुपचाप लेट गई। आंखों से आंसू बह रही थी। कुछ देर बाद जब पति ऑफिस से लौटे तो मुझे रोता हुआ देखकर उन्हें बहुत तकलीफ हुई। वह समझाने लगे कि दिया, इसमें परेशानी की क्या बात है, डॉक्टर ने दवा दी है ना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। विवेक ने इतने प्यार से मुझे समझा था कि मैंने अपने आंसू पोंछे लिए थे। और फिर अगले चेकअप के लिए जब मुझे अस्पताल जाना था तब विवेक भी मेरे साथ चले। मैंने विवेक से कहा कि आप भी डॉक्टर से चेकअप क्यों नहीं करवा लेते, बहुत अच्छी डॉक्टर है, क्या पता साथ साथ आपको भी इलाज हो जाए। मेरी बात सुनकर वह भी मान गए। विवेक ने अपने परीक्षण कराए तो उनकी रिपोर्ट बहुत ही हैरान करने वाली आई। उनकी सारी कमियां दूर हो चुकी थी और अब वह बिल्कुल ठीक ठाक थे। उन्हें अब कोई समस्या नहीं थी। डॉक्टर का कहना था कि वह बिल्कुल सामान्य है और वह पिता बन सकते हैं, जबकि मुझे एक लंबे इलाज की ज़रूरत थी। यह सुनकर मुझे बहुत रोना आया। मैं अपना चेकअप करवा कर विवेक के साथ अस्पताल से बाहर निकली तो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन विवेक ने मुझे सहारा दिया। कहने लगे कि भगवान से उम्मीद रखो, अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। और फिर विवेक ने मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू किया। 1 साल तो ऐसे ही गुजर गया, लेकिन मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं हुई। इस 1 साल में विवेक ने एक बहुत अच्छे साथी की तरह मेरा साथ निभाया। ना कभी कोई शिकायत की, ना कोई गिला शिकवा, ना कभी पुरानी कोई बात दोहराई। कभी कभी मुझे तो विवेक के आगे बहुत शर्मिंदगी होती थी और यह एहसास होता था कि आज जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ उसी पीड़ा से वह भी गुजर चुके हैं। मैं तो उन्हें बुरा भला कहती थी, अक्सर धोखेबाज कहकर भी संबोधित किया करती थी, लेकिन विवेक ने मेरे साथ ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं अपनाया था। और फिर 1 साल के बाद मेरी रिपोर्ट ठीक हुई और मैं वाकई गर्भवती हो गई। हमारा घर खुशियों से भर गया था, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मेरे दिल में विवेक के लिए प्यार बढ़ गया था। विवेक भी मुझसे बेहद प्यार करते थे और वह प्यार उनकी सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि हर अंदाज से झलकता था। मेरे माँ बनने की खबर ने मेरी नंद को और मेरी ससुर को बहुत खुशी पहुंचाई थी। घर में एक रौनक सी लग गई थी। मेरे घर वाले भी तुरंत ही चले आए क्योंकि काफ़ी सालों बाद हमारे घर में यह खुशी आने वाली थी। मैं विवेक के साथ बैठी अपने पूरे परिवार को खुश होता हुआ देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर मैं विवेक को
उस वक्त छोड़ देती जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी, तो शायद आज यह खुशियाँ मेरी किस्मत में ना लिखती। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ दोनों को एक दूसरे का आवरण पहनना पड़ता है, एक दूसरे के दोष को छोड़कर एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखकर ही आगे बढ़ा जाता है। मैंने उस वक्त विवेक के दोष पर पर्दा डाला था और बाद में कुछ ऐसा हुआ कि विवेक ने मेरे दोस्त पर पर्दा डाला। हम दोनों ने अपनी मोहब्बत से एक दूसरे को संभाला और आज हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और एक नई कहानी के साथ जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते।